बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम 2.1 है हमारे पास, उसे देखते हैं। सपोज इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अ वेक्टर ए, एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसके अंदर एक वेक्टर ए है, इट्स टेल एट अ पॉइंट p -2 -3 एंड इट्स टिप एट q 3 और 9। वो कहता है एक वेक्टर ए है हमारे पास, ठीक है। इसका जो टेल है उस वेक्टर ए, ये है हमारे पास, उसकी जो टेल है उसके ऊपर पॉइंट पी है और उसके जो कोऑर्डिनेट्स है -2 और -3 है। इसी तरह जो इसकी टिप है इस वेक्टर की, उसको नाम दे दिया है क्यू का, और जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो 3 और 9 है। और डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। अब ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनके दरमियान जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो हमें पॉइंट कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं तो उसे पोजीशन वेक्टर की फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं। ये देखें कि ये पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये -2i -3 है। इसी तरह क्यू के कोऑर्डिनेट्स को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ है 3i + 9j। अब सबसे पहले एक पोजीशन वेक्टर को फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करते हैं? तो आर वेक्टर, जब भी हमें दो पोजीशन वेक्टर दिए जाएं तो एक आर पोजीशन वेक्टर फाइंड करना हो तो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर करते हैं। ये देखिए ये लिखा हुआ है, तो इसमें 3i + 9j माइनस इंटू -2i -3j। जब इसे सॉल्व किया है तो हमारे पास एक वेक्टर निकला है 5i + 12j। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। अब डिस्टेंस फाइंड करना है। अब डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इस वजह से हम इसका मैग्नीट्यूड भी लेंगे। जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे 5 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर, तो इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है वो 13 यूनिट्स आ जाएगा। तो ये जो है डिस्टेंस है बिटवीन P एंड Q। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम 2.2 A certain corner of the room is selected as the origin of the rectangular coordinate system if an insect is crawling on an adjacent wall at a point having coordinates 2, 1, where the units are in meter. What is the distance of the insect from the corner of the room? अब इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि आपने एक कॉर्नर लेना है रूम का, जिसे स्टार्टिंग पॉइंट है हमने उसे कोऑर्डिनेट दे दिए हैं 0, 0, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि एक इंसेक्ट है जो रेंगते हुए कोऑर्डिनेट्स, जो एक दीवार पर रेंगते हुए कोऑर्डिनेट्स 2 और 1 का उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ठीक है। तो वो व्हाट आर द यूनिट्स इन मीटर और व्हाट इज द डिस्टेंस। तो इन कोऑर्डिनेट के लिहाज से तो इसका हमने जो है ना वो डिस्टेंस बताना है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया है। तो ये हमने पोजीशन वेक्टर बना लिया 2i + 1j, ठीक है। इसकी इसी तरह मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस निकल आएगा। अब प्रॉब्लम 2.3 की तरफ चलते हैं। अब ये लिखा हुआ है व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द वेक्टर a इज इक्वल टू 4i + 3j। अब आपको व्हाट इज द यूनिट वेक्टर, सबसे पहले आप याद रखें कि यूनिट वेक्टर एक इंपॉर्टेंट वेक्टर है जो सिर्फ और सिर्फ हमें डायरेक्शन भी बता रहा होता है। इसे a कैप से डिनोट करते हैं, ये बराबर है a वेक्टर ओवर ए मैग्नीट्यूड के। सबसे पहले ए वेक्टर हमें दिया हुआ है, ए मैग्नीट्यूड जो है वो हमने किस तरीके से फाइंड करनी है। देखें ये फार्मूला लिखा हुआ है यूनिट वेक्टर का, ठीक है। उसके बाद 4i + 3j और ये नीचे उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड की गई है। तो हमने ये जो वैल्यूज पुट करके और इसका आंसर निकाल लेना है, तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर का आंसर आ जाएगा। जब भी आपसे यूनिट वेक्टर पूछा जाए तो आपने सिंपली बस ये वाला फार्मूला लगाना है और आंसर निकाल लेना है। उसके बाद प्रॉब्लम 2.4 की तरफ चलते हैं। टू पार्टिकल्स आर लोकेटेड R1। वो कहता है दो पार्टिकल्स हैं जो लोकेट हैं, R1 है और R2 है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द बोथ ऑफ द मैग्नीट्यूड वेक्टर R2 - R1 एंड इट्स ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। वो कहता है कि दो पोजीशन वेक्टर आपको दिए गए हैं, इनकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है और इसकी ओरिएंटेशन फाइंड करनी है। मैग्नीट्यूड में R1 भी आपको दिया हुआ है 3i + 7j और R2 भी दिया -2i + 3j। सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं R2 - R1, ठीक है। इसे हमने माइनस कर देना है और उसके बाद जो है ना इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 6.4। उसके बाद हमें पता है जब भी हमने एंगल निकालना होता है तो एंगल का फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स
परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये फार्मूला होता है एंगल निकालने का। अब देखते हैं कि ये लिखा हुआ है कि y कंपोनेंट और ओवर x कंपोनेंट। ठीक है, तो हमने y की वैल्यू इधर रख देनी है और x की रख देनी है। तो हमारे पास जो साई निकल आएगा वो निकल आएगा 39 डिग्री। अब देखें दोबारा हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब हमने ये एक पोजीशन वेक्टर निकाला था, अब इसमें देखें कि ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है। तो अब हम ज़रा क्वाड्रेंट ड्रा कर लेते हैं। अब हम इसमें क्या होता है कि इसमें x भी जो होता है वो पॉजिटिव होता है और y भी जो होता है वो भी पॉजिटिव होता है। इसके अंदर क्या होता है कि x जो है वो नेगेटिव है, y जो है वो पॉजिटिव है। इसके अंदर क्या होता है, x भी नेगेटिव है और y भी जो है नेगेटिव है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो x है वो पॉजिटिव होता है और y जो है वो नेगेटिव होता है। इससे अब ये देखें कि दोनों नेगेटिव है। इसका मतलब है ये जो है क्वेश्चन वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या करना है, आपने 180 के अंदर ये जो एंगल हमारे पास आया है इसको प्लस कर देना होता है। ठीक है, ये देखिए हमने 39 डिग्री निकाला हुआ है। ये देखिए लिखा हुआ है द नेगेटिव बोथ जो कंपोनेंट्स हैं वो नेगेटिव है, जिसका मतलब है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो 180 प्लस साई कर देंगे तो हमारे पास एंगल निकल आएगा थीटा इज इक्वल टू 219 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद है प्रॉब्लम 2.5। इफ अ बी इज एडेड टू अ वेक्टर ए द रिजल्ट इज, इफ अ बी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए द रिजल्ट इज, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब वो कहता है कि वेक्टर बी को जब ए में ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 6i प्लस जे, और जब बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं ए से तो उसके अंदर आंसर आता है ये, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब आप देखें कि सिर्फ और सिर्फ वेक्टर एडिशन भी वेक्टर सब्ट्रैक्शन एक ही जैसी है, बस वेक्टर सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होती है। ठीक है, जब हम जब हम b को a में ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आया 6i प्लस जे, और जब b को सब्ट्रैक्ट किया a से तो हमारे पास आंसर आता है -4i प्लस 7j। तो इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं दोनों को लिख लेते हैं। मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है ए की, तो जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस का बी माइनस के बी से कैंसिल हो जाएगा 2a, और ये 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब जो ए हमारे पास वेक्टर निकल आया तो उसकी हमने मैग्नीट्यूड ले लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछा गया। तब हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारे पास जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आ जाएगा, और यही इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह प्रॉब्लम 2.6 की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है कि गिवन दैट ए वेक्टर, हमें एक वेक्टर दिया हुआ है ए बी, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और डी इज इक्वल टू 3 है। अब सबसे पहले देखें कि ए और बी दिया हुआ है, तो दोनों को क्या कहते हैं कि इनकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है और प्लस और इनकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। तो दोनों वेक्टर्स को ऐड करके हम एक वेक्टर बना लेते हैं सी इज इक्वल टू, जैसे हमें पहले कोई पार्ट के अंदर दिया गया था सी इज इक्वल टू ए प्लस बी किया, हमारे पास एक वेक्टर आ गया, तो इसकी हमने मैग्नीट्यूड ले ली। उसके बाद हमने ऊपर भी बताया था कि एंगल जब निकालना है तो वो बराबर होता है साइज इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो सी वाई ओवर सी एक्स। अब आप इधर से देख सकते हैं कि ये जो है प्लस में है और ये जो माइनस में है, तो इसका मतलब है ये प्लस और माइनस, मतलब x प्लस एक्स जो पॉजिटिव होता है वो फोर्थ में होता है, और y जो होता है वो नेगेटिव होता है, वो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होता है। तो इसका मतलब है हमने इधर से एंगल 11 डिग्री निकाल लेना है, और इसे 360 माइनस 11 करेंगे तो हमारे पास 349 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर उसने कहा था कि 3a माइनस 2b, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसे 3 को मल्टीप्लाई कर देना अंदर इसके साथ, और इधर से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक वेक्टर ये आ जाएगा। तो इससे हम जो है इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। अब इसके अंदर आप देखेंगे एक जो कंपोनेंट है वो j था, इसका x कंपोनेंट नहीं है, मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अगर हम नीचे लगाएंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और जब tan इनवर्स इन्फिनिटी जो आंसर आता है वो एंगल 90 डिग्री के ऊपर आता है। ठीक है, इसी तरह ये रिजल्ट आ जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं प्रॉब्लम 2.7 की। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब दो वेक्टर दिए गए हैं 5i प्लस जे, और दूसरा वेक्टर है 2i प्लस 4j। अब इसके अंदर क्या गया है कि एंगल फाइंड करना है। आपने पढ़ा था एक फार्मूला, वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी, तो ये बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। तो अगर हम थीटा को एक साइड में कर लें तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू
ए डॉट बी ओवर ए बी। मतलब पहले क्या करना है, हमने दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है और ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड लेनी है, ठीक है। फिर इसका जो है थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ये रहेगा कॉज इनवर्स ए डॉट बी ओवर ए बी। इसे हम नीचे देखते भी हैं, ये देखिए ये सॉल्व किया हुआ है इसी तरीके से। पहले दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लिया है। अब आपको पता है आई डॉट आई और जे डॉट जे और के डॉट के इज इक्वल टू 1 होता है। आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई आपस के अंदर 0 होता है। तो जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14। तो इसी तरह इसकी जब 14 फिर इसकी मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर लेंगे। ए की मैग्नीट्यूड लेनी है, बी की मैग्नीट्यूड लेनी है और जो ऊपर फार्मूला दिया है उसके अंदर हमने सिंपल पुट करके आंसर निकाल लेना है। अब है प्रॉब्लम 2.8। वो कहता है फाइंड द वर्क डन। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट टी वेक्टर। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का आपने डॉट प्रोडक्ट ले लेना, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, वर्क डन निकल आएगा। इसी तरह हमें फोर्स दी हुई है 3i + 2j मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। अब ये दो पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। जब दो पोजीशन वेक्टर दिए होते हैं तो हम r2 - r1 करके इनके पोजीशन वेक्टर से फाइंड कर लेंगे। ये देखें r2 - r1 करके इसका एक पोजीशन वेक्टर बना लिया तो d वेक्टर बन गया, ठीक है। उसके बाद जो है हमने w इज इक्वल टू एफ डॉट डी है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे आई डॉट आई जे डॉट जे, तो हमारे पास 22 जॉल वर्क निकल आएगा इसका। उसके बाद प्रॉब्लम 2.9 है, शोड एट 3 वेक्टर्स। अब ये एक वेक्टर ये दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर ये दिया हुआ है, तीसरा वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स कब होते हैं, जब भी किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो वो क्या कहते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। बिकॉज ए डॉट बी, अब डॉट प्रोडक्ट 0 कैसे, मतलब हम बात करते हैं ए डॉट बी, तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर की बात कर रहा है तो परपेंडिकुलर में जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के ऊपर कॉस 90 0 होता है, तो इस वजह से ए डॉट बी क्या होगा, 0 होगा। तो अगर तो हमारा आंसर, उन्होंने कहा म्यूचुअली अगर ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए अगर 0 निकल आता है तो हम कह सकते हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इसी तरह हमें तीनों वेक्टर्स दिए हुए थे ए बी सी, तो हमने ए डॉट बी लिया तो उसका आंसर भी हमारे पास 0 आया। तो बी डॉट सी लिया, उसका आंसर भी हमारे पास 0 ही आया, ठीक है। सी डॉट ए लिया तो हमारे पास उसका आंसर भी 0 आया। तो इससे प्रूव हो गया है कि ये जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स है। अगर ये डॉट प्रोडक्ट इनके आपस में 0 नहीं आता तो हमने क्या देना था, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स नहीं है। लेकिन आंसर क्योंकि 0 आ चुका है तीनों का, तो इस वजह से हमने कहा कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स हैं। उसके बाद प्रॉब्लम्स 2.10 है, a is equal to I minus 2j plus 3k और b is equal to 3i minus 4k। फाइंड द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन a ऑन b। इसका मतलब है जैसे a डॉट b लिखता हूँ तो a b cos थीटा। अब a ऑन b लिखा है, इसका मतलब है a डॉट b इज इक्वल टू, a को b को साइड में लिख लेते हैं और a cos थीटा लिख लेते हैं। ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज लिखी है इसका ही मतलब है लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन a ऑन b। जब a ऑन b लिखा होगा तो इसका मतलब है a cos थीटा फाइंड करना है। अगर इसी तरह ये क्वेश्चन लिखा होता कि फाइंड द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, कि आप लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड कर दे b ऑन a, तो हमने b cos थीटा फाइंड करना था, ठीक है। अब जैसे लिखा हुआ था, अब हमारे पास है a ऑन b, तो इसका मतलब है हमने क्या फाइंड करना है, a cos थीटा को फाइंड करना है, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b का मतलब होता है कि a cos थीटा। सबसे पहले दोनों वेक्टर्स है, हम उनका डॉट प्रोडक्ट फार्मूला लिख लेते हैं, a डॉट b इज इक्वल टू a b cos थीटा। सो उन्होंने कहा था कि प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, तो a cos थीटा फाइंड करना होगा। a cos थीटा फाइंड, a cos थीटा को साइड पे कर लेते हैं, बाकी चीज़ को एक साइड पे करते हैं, तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a डॉट b ओवर b, ठीक है। ए डॉट बी, सबसे पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा -9, ठीक है। फिर -9 की हमने जो हमारे पास एक वेक्टर होगा, अब b की जो है अपनी मैग्नीट्यूड भी फाइंड करें, मैग्नीट्यूड लेके तो इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -9/5।
इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 2.11 वेक्टर ए बी एंड सी आर 4 यूनिट 3 यूनिट्स 4 यूनिट नॉर्थ 3 यूनिट वेस्ट एंड 8 यूनिट ईस्ट। सबसे पहले हम ड्रा कर लेते हैं। ये देखें ये ड्रा भी हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है 4 यूनिट नॉर्थ, ठीक है। सबसे पहले ये होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब देखो उसने क्वेश्चन में क्या था कि 4 यूनिट जो है नॉर्थ, ठीक है। अब ए को जो हमने नाम दिया है वो हो गया ए, इधर नॉर्थ के अंदर हो गया 4 और वेस्ट के अंदर हो गया है 3, इधर वेस्ट में आ गया है 3 और तीसरा क्या था सी 8 यूनिट ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट के अंदर क्या है सी 8 यूनिट है। अब उसने कहा है कि फाइंड करना है ए क्रॉस बी। अब सबसे पहले ए क्रॉस बी लेते हैं। अब आप देखें कि ए और बी आपस के अंदर क्या है, कौन सा एंगल बन रहा है। ए और बी के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री। ए और सी के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री और बी और सी के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 180 डिग्री के, ठीक है। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी लेते हैं तो वो हमें पता है ए बी साइन थीटा के बराबर होता है। ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड हमें दी हुई है, ए की भी वैल्यू दी हुई है, बी की भी वैल्यू 4 और 3 और साइन आपको पता है साइन 90 डिग्री लग रहा है तो हम 90 डिग्री लेंगे 12 यूनिट्स। अब ये एक चीज़ लिखी हुई है वर्टिकली अपवर्ड अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है कि आपने जो अपना थंब होता है वो वेक्टर ए की तरफ कर लेना और फिंगर उस तरफ करनी है जिस तरफ को ये रोटेट कर रहा है। जैसे ए क्रॉस बी, तो ए किस तरफ जा रहा है बी की तरफ जा रहा है तो फिंगर इस तरफ रोटेट करेगी, थंब जो होगा वर्टिकली जो होगा अपवर्ड को शो करेगा, ठीक है। इस वजह से इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी। इसी तरह ए क्रॉस सी है तो ए और सी के दरमियान भी आप देख सकते हैं एंगल 90 डिग्री बनता है तो इसके भी वर्टिकली इसके अंदर डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है कि हम फिंगर जो हो वर्टिकली डाउनवर्ड की तरफ होंगे, फिंगर जो है ए से सी की तरफ जा रही है तो इस वजह से। अब हम बात करते हैं ए बी और सी। अब देखें बी और सी के दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्री है और 180 डिग्री पे जो आंसर आता है वो होता है 0, तो इस वजह से सारा का सारा आंसर क्या हो जाएगा नल वेक्टर हो जाएगा, 0 वेक्टर बी नल वेक्टर। नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी कोई मैग्नीट्यूड नहीं होती और जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है 0 होती है और उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, मतलब हम कोई भी डायरेक्शन कह सकते हैं आई जे और के। उसके बाद प्रॉब्लम 2.12 देखते हैं हम, ठीक है। लिखा हुआ है द टार्क और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट ऑन अ गिवन पॉइंट। अब ये आर क्रॉस एफ दिया हुआ है हमें, ठीक है। वर आर इज द वेक्टर फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर कंसीडर। अब एफ भी दिया हुआ है हमें, उसके बाद ये भी दिया हुआ है, देखिए एक पोजीशन वेक्टर भी दिया हुआ है, वो उसके आता है व्हाट इज द टार्क। अब टार्क का फार्मूला क्या होता है हमें पता है कि टार्क का फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब इसके अंदर सीखेंगे कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से लेना है। ये देखिए एफ की वैल्यू भी हमें दी गई है और आर की वैल्यू भी दी गई है, तो हमें टार्क का फार्मूला भी पता है टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं आई, तो सबसे पहले पहली रो के अंदर जो लिखते हैं आई जे के लिखते हैं, फिर उसके बाद आर की वैल्यू लिखनी है हमने। आर की वैल्यू हमारे पास क्या थी 7 3 और 1, 7 3 और 1 है, उसके बाद -3 1 और 5 है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं इसके अंदर जो इसकी पहली वैल्यू लिख लेते हैं आई। जब आई लेते हैं तो इसका मतलब है हमने पहली रो और पहले कॉलम को एक्सपेंड कर देना, जिसकी वजह से बाकी जो वैल्यूज बचती है वो निकले। अब हमने आई को सिलेक्ट किया था तो बाकी जो बची है चीज़ें 3 1 1 और 5 लिख लिया। उसके बाद माइनस का साइन लगाना है, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन लगाने के बाद ये अब जे की वैल्यू लिखनी है। अब जे सेकंड में है तो इसका मतलब है ये सेकंड वाला कॉलम चला जाएगा और फर्स्ट रो दोबारा चली जाएगी। जो वैल्यूज बचेगी वो आपने इधर लिख देनी है, ठीक है। 7 1 और -3 और 5, ठीक। इसी तरह प्लस का आपने साइन लगाकर
अब लास्ट के अंदर के बच गया, तो के को लेंगे तो के का है, तो इसका मतलब है फर्स्ट रो चली गई है और लास्ट वाला कॉलम चला गया है। जो वैल्यूज़ बचती हैं वो हमने इधर लिख देनी है, 7 3 माइनस 3 1। अब इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले इस 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 5 15 और इस 1 को 1 से करेंगे तो बीच में माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। इसी तरह 7 को 5 से करेंगे, फिर माइनस 3 को 1 से करेंगे, 7 को 1 से करेंगे, माइनस 3 को 3 से करेंगे। जब इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये एक वेक्टर आ जाएगा। और याद रखना कि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो एक वेक्टर आता है, और लेकिन जब हम एक डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में आंसर जो है वो वेक्टर आता है, और एक डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो आंसर होता है वो स्केलर आता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम 2.13 है, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स passes through the point whose position vector, वो कहता है एक फोर्स है जो एक पोजीशन वेक्टर से पास कर रही है, द मोमेंटम ऑफ द फोर्स ऑफ द ओरिजिन। अब इसका मोमेंटम बताना है। अब मोमेंट ऑफ द फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब ही टार्क होता है, ठीक है। अगेन दोबारा इसके अंदर क्या बताना है, टार्क बताना है, आर क्रॉस एफ। अच्छा, बी पार्ट को बाद में पढ़ते हैं, पहले इसको आर क्रॉस एफ को देखें। मोमेंट ऑफ द फोर्स फ्रॉम द ओरिजिन, इसका मतलब है टार्क ही बताना है, ठीक है। अब टार्क वही वाला फार्मूला टी क्रॉस आर और 0 - 1, ये आर की वैल्यू यही दी हुई थी, ये देखें। अब 0 इस वजह से लगाया क्योंकि आई की अंदर कोई वैल्यू नहीं है। अब इसका 0 -1 और 1 जो है इसकी वैल्यू बन जाएगी, ये देखें यही लिखी हुई है, 0 -1 और 1। उसके बाद फोर्स दी हुई थी 1। अब जे और के नहीं है तो इसका मतलब है के इसमें क्या होगा, 0 होगा। 1 - 2 और 0, ये देखें यही लिखा हुआ है कि 1 - 2 और 0, ठीक है। वैसे ही आपने दोबारा इसे वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। जब हमने इस आई को लेना है तो इसका मतलब है ये वाली रो और ये वाला कॉलम खत्म हो गया, ये और बाकी वैल्यूज जो है हमने इधर लिख देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने जे को लेना है, जब हम जे को लेंगे तो इसको जे को लिया तो इसका मतलब ये वाला कॉलम गया और ये वाली रो गई, ठीक है। बाकी जो वैल्यूज़ बची वो हमने इधर लिख दी। इसी तरह हमने जो है के अंदर करना है। के की जब वैल्यू लेंगे तो ये वाली कॉलम और ये वाला रो कैंसिल हो जाएगा, बाकी 0 - 1 1 और -2 बचेगा, तो वो हमने जो है लिख लेना है, ठीक है। इसी तरह आपने दोबारा इसे जो है मल्टीप्लाई करना है, -1 को 0 के साथ, -2 को 1 के साथ, इसी तरह 0 को 0 के साथ, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 0 को -2 के साथ, 1 को -1 के साथ। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टार्क ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसके बी पार्ट को देखते हैं। उसने कहा था द मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट द पॉइंट ऑफ द पोजीशन। अब वो जो मोमेंटम है ना, वो एक पॉइंट से एक पोजीशन वेक्टर है उधर से पास कर रहा है, जिसे क्या कह दिया, आई प्लस के। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर ये हो गया, एक पोजीशन वेक्टर ये हो गया। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब हमारे पास दो पोजीशन वेक्टर हो तो उसे R2 माइनस R1 करके पहले उसे माइनस कर लेना है। तो अब हमारे पास दो पोजीशन वेक्टर हैं, एक R2 माइनस R1। तो आपने सबसे पहले उसे माइनस कर लेना है, ये देखें ये माइनस किया हुआ है। उसके बाद उसे एक पोजीशन वेक्टर बना के तो सिंपली वैसे ही इधर जो नया वेक्टर आएगा उसकी वैल्यू रख देनी है, ये रखी हुई है, ठीक है। एफ की वैल्यू वही पुरानी है, तो ठीक है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। प्रॉब्लम 2.14 वो कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स 6 एंड, ठीक है। अब जो मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा है कि ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ये है और क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड ये है। फाइंड द एंगल बिटवीन, अब इनके दरमियान एंगल फाइंड करना है। अब आपको सबसे पहले पता है कि डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला होता है ए डॉट बी ए कॉस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला होता है ए बी साइन थीटा। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ऊपर कौन सी वैल्यू रखनी है और नीचे। अब आप देखें कि हमने tan थीटा एंगल लेना है, ठीक है। और tan थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। तो सिंपली हमें पता लग जाएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट को हमने ऊपर रखना है और डॉट प्रोडक्ट को नीचे रखना है, ठीक है। अब हमें इनकी दोनों की मैग्नीट्यूड भी दी गई थी, ये मैग्नीट्यूड लिख ली। ये ए बी से कैंसिल, साइन थीटा और कॉस थीटा ये हमारे पास क्या बन जाएगा, tan थीटा बन जाएगा, ठीक है। इसे हमने सिंप्लीफाई करके इधर लिख लिया। ये tan इनवर्स जब लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, तो हमारे पास सिंपली आंसर 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा यही था। आई होप आपको समझ आई हो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।